नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं का क्वेश्चन बैंक आपके लिए बनाया जा रहा है, जिसमें आपको बिहार, UP, MP, छत्तीसगढ़ सारे राज्यों का प्रश्न पत्र यहाँ पर हम आपको सोल्व करवा देंगे। तो देखिए होता क्या है कि जो क्वेश्चन बैंक है उसको बनाने के बाद आपका जो है ये गागर में सागर भरने वाला काम करता है। मतलब कि आपके जो परीक्षा में जो कम अंक आने वाले थे वो आपको अब ज़्यादा आने लगेंगे, क्योंकि इस तरह के सारे प्रश्नों का समावेश किया हुआ रहता है इसमें। इसलिए आप परीक्षा में जाने से पहले विभिन्न राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चन बैंक को आप अवश्य बना लीजिएगा। बाकी जो झारखंड राज्य का न्यू सिलेबस दिया गया है उसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो न्यू सिलेबस आपका बन रहा है, बहुत सारे बनकर भी तैयार हो गए हैं जो कि आपको मिलते जा रहा है। और बीच बीच में आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से भी रूबरू हम करवा दे रहे हैं, जिससे कि हम लोगों का लक्ष्य, हम लोगों का मिशन है कि जो 30 नंबर का हमारा पर्यावरण अध्ययन आए उसमें किसी तरह से 25 से 30 के बीच वाला टारगेट में लाना मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है। तो आप सभी इसके लिए सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा, आपका जो जेटेट न्यू सिलेबस है, सभी को देख करके इस प्रकार प्रैक्टिस कीजिए कि आप इस लक्ष्य को पाने में सफल रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नोट्स तो आपको हैंड रिटेन नोट्स बन रहे हैं, जो कि आपको न्यू सिलेबस पर JCERT झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर जो आधारित की पाठ्य पुस्तक है उससे, और यहाँ पर क्वेश्चन बैंक आपको भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी को चाहे वो नोट्स हो या क्वेश्चन बैंक हो, सभी को 150 रुपये में ही आपको यहाँ से दिया जा रहा है, जहाँ से आप जरूर परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य बना करके ही जाइएगा। इससे आपको जो है स्कोर किसी भी तरह से बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। जो जुड़े हैं वो 150 रुपये में यहाँ से जो नोट्स ले लिए हैं वो ठीक है, जो नहीं लिए हैं वो भी एक बार ले करके पढ़ करके ही जाएंगे, क्योंकि JCERT जैक के किताब का बना हुआ है। साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में केवल EVS का, और संपूर्ण तैयारी के लिए 1 to 5 का 500 रुपये लग रहा है। जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या प्रश्न आया हुआ था। 61 नंबर से स्टार्ट है, पार्ट 3 है, 30-30 का चलता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, झारखंड में तो आया ही है, लेकिन किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ। देखिए इस प्रश्न को भी आप देख लीजिए, 1974 से, 1972 से, 1992 से उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1974 से मनाया जाना शुरू हुआ है। ये वर्ल्ड थीम, जो अर्थ वर्ल्ड थीम विश्व पृथ्वी दिवस था, उसी के साथ जो है यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाना शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है, किसी कक्षा के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में पाठ हड़बड़ में गड़बड़ शामिल है। कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में। देखिए बिहार में पूरा 1 से 5 का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो 1 से 5 का जो किताब होते हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो आप देख रहे हैं, क्योंकि पाठ का यहाँ नाम भी दिया है। अब समझिए कि इस तरह का अगर झारखंड में दे दिया जाए
तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सभी कोई प्रैक्टिस सेट से पढ़ते रहते हैं और यहाँ कोई गारंटी रहता नहीं, लेकिन इस तरह का यहाँ पर अभी झारखंड राज्य में प्रश्न नहीं आ रहा है। लेकिन आपको इसीलिए हम क्या करते हैं, JCERT का किताब पढ़ाते हैं जो झारखंड राज्य का पाठ्यक्रम होता है, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो हड़बड़ में गड़बड़ जो बिहार में पर्यावरण अध्ययन चल रहा है उसमें कौन किस में शामिल है, तो कक्षा 4 में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला एक और है कक्षा 4 का पाठ ककोलत से कन्याकुमारी। कक्षा 4 में एक पाठ है पर्यावरण अध्ययन का, वो है ककोलत से कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के किस प्रकरण या थीम से संबंधित है। ठीक है, ये जो ककोलत से कन्याकुमारी तक दिया गया है, ये पर्यावरण अध्ययन का कौन सा थीम से जुड़ा हुआ है। परिवार और मित्र, जो 4 पाठ आपको 5 पाठ दिया गया है ना, परिवार और पड़ोस दिया गया है। ठीक है, भोजन दिया गया है, आवास दिया गया है ना, परिवहन और संचार यानी यात्रा दिया गया है। तो ये कौन सा थीम पर इंडिकेट कर रहा है, परिवार और मित्र पर, आवास पर, यात्रा पर, उपयोग में से कोई नहीं है। तो देखिए ककोलत से चल के कन्याकुमारी तक जा रहा है, तो ये किसका दिखा रहा है, तो ये आवागमन का दिखा रहा है, यात्रा का दिखा रहा है, इसलिए ये जो है यात्रा से जुड़ा हुआ थीम है। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। 64 नंबर प्रश्न है, अक्सर दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी की तरफ बढ़ने पर ठंड बढ़ने लगती है, ठंड कम होने लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दार्जिलिंग देखिए यहाँ पर बहुत ही ठंडी क्षेत्र है, और जब जलपाईगुड़ी उससे आगे बढ़ते जाएगी तो इधर से ठंड का असर कम होते जाता है। ठीक है, तो आप जब दार्जिलिंग से जलपाईगुड़ी की ओर जाएंगे तो ठंड कम होने लगती है, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, आप लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा ये क्या है, तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत ढूंढा जा रहा है, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत। ठीक है, विकल्प के रूप में नया स्रोत आ रहा है। और ऊर्जा का देखिए कुछ परंपरागत स्रोत हैं, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जैसे आप कोयले से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, लाइन यहाँ पर, फिर जो है कोयला से उत्पन्न हो रहा है ऊर्जा, फिर जो हो रहा है आपका जल से ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, बिजली उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ये नहीं इसकी कमी पड़ जाए, कोयले की कमी पड़ जाए, तो उसके विकल्प के आधार पर जो ऊर्जा बनाया जा रहा है उसको हम लोग सौर ऊर्जा, जो सूर्य के ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग चलते हैं, वो सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है खाना बनाने में, वायुयान में, अंतरिक्ष यान में, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए खाना बनाने में जो सोलर कुकर होता है, सौर कुकर होता है, उसमें भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। वायुयान में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाने लगा है। अंतरिक्ष यान चालने में भी सौर ऊर्जा का उपयोग, यानी यहाँ पर कहिएगा उपयुक्त सभी इसमें चल सकता है, सभी में सौर ऊर्जा का विकल्प ढूंढा गया है। खंजन क्या है, खंजन क्या है, एक चिड़िया का नाम, एक अस्त्र का नाम, एक कीड़े का नाम, एक जानवर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो खंजन है वो खंजन जाति का एक पक्षी का नाम है। खंजन क्या है, एक पक्षी का नाम है, जिसकी लंबाई जो है यहाँ पे आपको 1 से 2 फीट तक होती है। ठीक है, 2 से 3-4 फीट तक ये मिलते हैं बच्चे इसके, 1 से 2 फीट, और बड़े सियान में सबसे अधिक बड़े जो होते हैं वो आपको जो है यहाँ पर 2 से 3 फीट तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चिड़िया का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो सुमिलित नहीं है, सही नहीं है। केसरिया, बौद्ध स्तूप, मगध, राजगीर, पावापुरी, सिख मंदिर, हरमिंदर साहिब, गुरु गोविंद सिंह। तो केसरिया तो बौद्ध स्तूप से जुड़ा हुआ है, मगध राजगीर मगध से जुड़ा हुआ है, पावापुरी में सिख मंदिर नहीं है, पावापुरी में जैन मंदिर है, पावापुरी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये सुमिलित नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दाल बाटी किस राज्य का व्यंजन है, दाल बाटी किस राज्य का व्यंजन है। देखिए आपको झारखंड जो टेक्स्ट बुक है तो इसमें झारखंड से भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, बिहार से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दाल बाटी व्यंजन वाला जो है आपका देखिएगा, आप जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन वाला चीज़ जो है आपको JCERT की किताब में दिया गया है,
लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में दिया गया है, इसको भी हम आपको करवा देंगे। विभिन्न प्रकार का व्यंजन वाला जो पाठ है वो भी, लेकिन वो अदर में करवाएंगे। किस में करवाएंगे? अदर में। पहले सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। जैसे देखिए, आपको हमने क्या किया यहाँ पर, जल का पीडीएफ बना के आप सभी को दे दिया है, ठीक है। आवास का पीडीएफ आपको मिल चुका है, भोजन का पीडीएफ आपको मिल चुका है, परिवार और पड़ोस का मिल चुका है, ठीक है। इसमें जितने जैसे आर्टिकल गोटे हो गया। अभी आवागमन और संप्रेषण भी चल रहा है, जो अभी 3-4 क्लास है जिसकी चलेगी, उसके बाद इसका मैराथन क्लास के बाद समाप्ति होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद एक्स्ट्रा जो चीज़ देखिए हम विभिन्न राज्यों का करवा रहे हैं, उसको हमने लिखा है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न टच कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका भी एक सीरीज बना के हम आपको देंगे कि हर पल के लिए आप तैयार रहिए, हर शत्रु से सामना करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए, दाल बाटी किस राज्य का व्यंजन है? तो दाल बाटी जो है आपको राजस्थान राज्य का यह व्यंजन है, ठीक है। चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? देखिए, ये दांत जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है, आपको जेसीईआरटी में भी पढ़ना है जो आता है, तो इसीलिए कहते हैं। देखिए, आपको ईवीएस जो है पूर्ण रूप से, आपको ईवीएस पूर्ण रूप से ज़्यादा करके आपको जीव विज्ञान और भूगोल का जुड़ा हुआ पाठ होता है। इसीलिए आप सिलेबस नहीं देखिएगा कि इस पार्ट का है कि नहीं इस पार्ट का। आप जीव विज्ञान आपको जो है 6 to 8 तक का बना लेना है, और ज्योग्राफी भी 6 to 8 का पढ़ लेना है, और पॉलिटिकल भी 6 to 8 का पढ़ना है। इतना अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझिए कि पर्यावरण अध्ययन में कोई भी पीछा नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो ये इस तरह से पहले सिलेबस देख लेंगे हम लोग, और फिर इन सारी चीज़ों को भी देख लेंगे, जिससे कि कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। तो चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? कृंतक, रदनक, चवर्णक, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। रदनक मतलब रदारत फाड़ने वाला, कृतक मने कृतन दांत हो गया, और चवर्णक मने चबाने वाला। चवर्णक, च से चवर्णक और च से चबाने वाला। तो चबाने वाले दांत को चवर्णक कहते हैं, मोलर कहते हैं, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न होगा, रोटी बनाने की प्रक्रिया में गेहूं पिसवाने का काम किसको करना चाहिए? रोटी आप जो घरों में बनाते हैं तो वो गेहूं से प्राप्त होता है, ठीक है। तो गेहूं को हम लोग जाके मिल में पिसवाते तब आटा तैयार होता है। तो ये आटा आएगा तभी तो रोटी बनेगा ना। तो रोटी गेहूं पिसवाने का काम यानी आटा लाने का काम, तो गेहूं पिसवाने का काम किसको करना चाहिए? केवल औरतों को, केवल पुरुषों को, औरत और पुरुष दोनों को, घर के नौकर को, ठीक है। तो रोटी बनाने की प्रक्रिया में गेहूं पिसवाने का काम सभी को यानी दोनों को करना चाहिए, औरत को भी और पुरुष को भी, जो जिस समय उपस्थित है उसके अनुसार काम करेगा, दोनों को करना चाहिए, ठीक है। अगला है, यदि आप डाकघर की कार्यप्रणाली को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, यदि आप डाकघर की प्रणाली को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी? ठीक है, देखिए ये शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है। तो शिक्षण शास्त्र का प्रश्न देखिए, आप जो है विभिन्न राज्यों का जब शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न बना लीजिएगा तो आप यहीं से बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो होता है वो सेल्फिश होता है, आपके कॉमन जो होते हैं दिमाग पर निर्भर करते हैं कि आप क्या डिसाइड लेते हैं, समझ गए। ये कहीं भी आपको किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा, ठीक। ये प्रैक्टिस सेट करने से ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो पाएगा, इसलिए जरूर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक बनाइए। सब क्वेश्चन बैंक आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, ठीक है। डाकघर का कार्य प्रणाली बच्चों में विकसित करना है तो व्याख्या उसको कीजिएगा, मैंने बच्चा को खड़ा करके या बैठा करके उसके डाकघर के बारे में उसका पूरा लेक्चर दीजिएगा, ठीक है। प्रदर्शन विधि मतलब उसको चित्र उत्र के माध्यम से दिखाइएगा, ठीक है। कहानी विधि, कहानी सुना करके डाक या पोस्ट ऑफिस के बारे में बताइएगा। और एक हो गया प्रश्नोत्तरी विधि, प्रश्न उत्तर के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो कौन सा अच्छा रहेगा? तो देखिए यहाँ पर जो होता है प्रदर्शन विधि सबसे अच्छा माना जाता है कि आप डाकघर की प्रणाली को जाना चाहते हैं तो उसका प्रदर्शन कीजिए, या तो आप फोटो या चित्र के माध्यम से उसको क्लियर कीजिए, या नहीं तो डाकघर चले जाइए, डाकघर बच्चा को भ्रमण करवाइए और वहाँ पर सारा चीज़ दिखा दीजिए। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त शिक्षण विधि होगा, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षिका बच्चों को
अलग अलग प्रकार के जीवों में अंतर करने के लिए कहती है। अंतर करने का कौशल से संबंधित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा में शिक्षिका बच्चों को अलग अलग प्रकार के जीवों में अंतर करने के लिए, ठीक है, जीव हैं उनमें अंतर करने के लिए, मान लीजिए गाय ले लिए, गाय दे दिए एक जीव, एक कुत्ता दे दिए, एक बकरी दे दिए, एक बाघ दे दिए। ठीक है, तो इसमें अंतर करने के लिए कि क्या क्या अंतर इसमें है, इसको करने के लिए कहती है। तो ये कौन सा कौशल है, ये क्या कहना चाह रही है? पहला अवलोकन कौशल, दूसरा तुलना करने का कौशल, तीसरा वर्गीकरण करने का कौशल, चौथा उपयोग सभी। ठीक है, तो देखिए ये अगर शिक्षिका कर रही है तो इसका मतलब अवलोकन, यानी सामने देख करके बच्चा सीख रहा है कौशल का कि क्या क्या इसमें होता है। तुलना करके दोनों को जब एक जगह लाएंगे तो उसमें कुछ कुछ अंतर मिलेगा, इससे भी बच्चा सीख रहा है। वर्गीकरण करने का कौशल, वर्गीकरण मतलब शाकाहारी को एक तरफ डालेगा, मांसाहारी को एक तरफ डालेगा, सर्वाहारी को एक तरफ डालेगा, वर्गीकरण भी करेगा। ठीक है, या ये जंतु को एक साइड करेगा, पक्षी को एक साइड करेगा, ये भी करेगा। यानी ये जब बच्चा को हम जीव दे रहे हैं पर्यावरण में तो अंतर करने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें सभी शामिल हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी कुछ इससे बच्चा सीख रहा है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इस यहाँ पर कुछ जोड़ा दिए गए हैं और कौन सुमेलित है आपको बताना है। ठीक है, देखिए पर्व त्यौहार से भी आपको याद रखिएगा, दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, होली फागुन अमावस्या को मनाया जाता है, ईद रमज़ान के बाद मनाया जाता है, सितंबर, ये तो कुछ नहीं दिया गया है। तो इसमें युग्म है ही नहीं, तो कौन युग्म सुमेलित है? ये युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित वाला। तो देखिए दीपावली जो होता है कब मनाया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा लिख रहा है, ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है दीपावली। क्लियर, तो ये तो गलत हो गया, ये सुमेलित नहीं है। होली फागुन अमावस्या, ठीक है, तो होली जो है कब मनाया जाता है? तो फागुन में ही पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा को, ये भी युग्म गलत हो गया। अब सी है ईद, तो ये सही है, ईद रमज़ान के बाद मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी जो है आपका सुमिलित है। अगला देखिएगा, कुम्हार द्वारा, कुम्हार यहाँ छूट गया है कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ों को बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम है। कुम्हार जैसे एक घड़ा बनाता है ना, एक घड़ा बनाता है, एक मान लीजिए कि सुराही बनाता है, एक खपड़ा बनाता है, इस तरह से वो खपड़ा बनाता है। तो इसके बनाने का सही क्रम क्या होगा, इसके बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे होगा, ये सही क्रम आपको लगाना है। ठीक है, पहला होगा बने बर्तन को सुखाना, पके बर्तन में रंग लगाना, चाक पर बर्तन बनाना, मिट्टी खोद कर लाना, सूखे बर्तन को आग में पकाना, मिट्टी तैयार करना। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हमको कुम्हार द्वारा मिट्टी का चीज़ बनाना है तो सबसे पहले मिट्टी को खोद कर लाएगा, वो जहाँ से भी लाएगा पहले मिट्टी रहेगा तभी काम होगा। तो पहला काम होगा मिट्टी को खोद कर लाना। ठीक है, मिट्टी को खोद कर लाने पर क्या होगा, जब मिट्टी आ जाएगा तो मिट्टी में पानी डालकर मिट्टी को तैयार करना, ये दूसरा काम हो गया। मिट्टी को तैयार करना ये दूसरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा काम, अब वो मिट्टी को तैयार करेगा। मिट्टी को तैयार जब हो जाएगा तो क्या करेगा, देखिएगा चाक बना हुआ रहता है, कुम्हार का चाक, वो मिट्टी को चाक पर लेके जाएगा। ठीक है, अब चाक पर लेके जाएगा और वहाँ क्या करेगा, बर्तन बनाएगा। पहले मिट्टी लाया खोद कर, फिर मिट्टी को तैयार करना मतलब उसमें पानी उनी डाल के मिट्टी को एकदम चिकना बनाया। अब चिकना बनाने के बाद उस चाक पर बर्तन को लाएगा, चाक पर, तो ये तीसरा काम होगा। तो तीसरा काम में तीसरे नंबर है, तो तीसरा नंबर उसके बाद होगा। ठीक है, अब चाक पर बर्तन आया तो बर्तन बन गया। ठीक है, बर्तन बना, अब बर्तन को सुखाएगा, बर्तन को क्या करेगा, सुखाएगा, जो बर्तन निकलेगा उसको सुखाया जाएगा। ठीक है, तो बर्तन को सुखाना देखिए एक नंबर पे है, तो उसके बाद एक नंबर सीरियल क्रम जाएगा, बर्तन को सुखाएगा। जब बर्तन सूख जाएगा तो उसको क्या करेंगे, सूखे आग में पकाना। अब बर्तन को आग में हम लोग पकाएंगे। ठीक है, बर्तन को आग में पकाएगा कुम्हार, और जब ये बर्तन पक जाएगा तब उस पर क्या करेगा, रंग लगाएगा। तब क्या करेगा, रंग लगाएगा। इस तरह से इसका क्रम चलता है, मतलब कुम्हार द्वारा जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है तो इसी क्रम से होता है। पहले मिट्टी को लाएगा, फिर मिट्टी को तैयार करेगा आदमी, तैयार करने के बाद उसको चाक पर ले जाएगा, चाक पर ले जाने के बाद बर्तन को सुखाएगा,
सुखाने के बाद क्या होगा, तो उसमें आग लगेगा पकने के लिए, और उसके बाद क्या होगा, उसको कलर या रंग दिया जाएगा। यानी 4 6 3 1 5 2 का क्रम चलेगा। तो 4 6 3 1 5 2 का क्रम कहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ सी में है 4 6 3 1 5 2 का क्रम, इसलिए राइट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस तट पर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, देखिए कन्याकुमारी जो है भारत का सबसे दक्षिणी प्रांत हो गया। ये उत्तरी प्रांत जो आपका श्रीनगर, और ये कन्याकुमारी। देखिए अभी आपको हमने यहाँ पर पढ़ाया था आवागमन पढ़ाया था ना, तो ये क्या था आपको, जो सबसे लंबा राजमार्ग था, सबसे लंबा राजमार्ग कौन था, तो आपको था NH44। ये कहाँ था, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, तो सबसे दक्षिणा प्रांत है। और यहाँ पर कौन है, हिंद महासागर के तट पर स्थित है, तो ये हिंद महासागर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मखाना कहाँ उपजता है? ये प्रश्न देखिए आगे भी जो आपको बिहार टेट 2012 में हम करवाए थे, 12 का EVS वहाँ भी था। बक्सर, कैमूर, छपरा सिवान, दरभंगा मधुबनी, अरवल जहानाबाद। ठीक है, तो मखाना जो है सबसे अधिक आपको बिहार में 88% भाग पर होता है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, छपरा, बक्सर में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें कौन अंडा नहीं देता है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें कौन अंडा नहीं देने वाला है। ठीक है, कौवा, गोरैया, चमगादड़, मगरमच्छ। ये भी अंडा देता है, ये भी अंडा देता है, ये भी अंडा देता है, लेकिन चमगादड़ जो है स्तनधारी जीव है, यह जो है अंडा नहीं देता है। तो कौन अंडा नहीं देता है आपसे पूछा था, तो सी आंसर हो जाएगा, चमगादड़। बिहार में कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक श्रृंखला पर्यावरण और हम को किस आधार पर विकसित किया गया है? बिहार में 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, झारखंड में भी 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई होती है, तो उसका किस आधार पर विकसित किया गया है? बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, माननीय सर्वोच्च न्यायालय प्रावधान रक्षा संबंधी देश उपयुक्त में से A 1 2 3, D केवल 1, D केवल 1 2, केवल 1 2। ठीक है, तो देखिए बिहार में जो कक्षा 3 से 5 के लिए जो पर्यावरण अध्ययन बनाया गया है, तो ये बिहार पाठचर्या की रूपरेखा 2008 की तरफ से बनाया गया है। ठीक है, आपको झारखंड में भी पूछेगा तो झारखंड पाठचर्या की रूपरेखा 2008 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड राज्य केवल चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर केवल 1 होगा। ठीक है, केवल 1 वाला होगा, यानी डी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गलत कर दिया है, ए के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी। ठीक है, तो ये केवल 1 होगा। क्लियर। अगला है बिहार की विद्यालयी शिक्षा हेतु कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण अध्ययन के निम्न पाठ्यक्रम में प्रस्तावित 6 मुख्य प्रकरण थीम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उल्लिखित नहीं है? बिहार के विद्यालय में 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, तो उसके 6 थीम है, उस 6 थीम में से कोई एक थीम इसमें कौन है जो नहीं है? जल, यात्रा, वायु, वस्तुओं का स्वनिर्माण और व्यवहार। ठीक है, तो उस 6 थीम में से एक थीम जो है वायु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर यदि आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करने की दक्षता विकसित करना, पर्यावरण अध्ययन में इसकी दक्षता विकसित होती है। जीव जंतुओं के आहार से अवगत कराना, ये भी सही है। जब पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में प्राथमिक स्तर पर कौन सा जीव किस प्रकार का भोजन करते हैं वो भी अवगत कराना है। खेल में टीम भावना के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से खेल में आप कभी भी जाएं तो टीम भावना के प्रति संवेदनशील, यानी ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है।
बच्चे अपने उम्र के अनुसार सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे उम्र होता है वैसे वैसे आदमी सीखता है। बच्चे अपनी ज़रूरत के अनुसार सीखते हैं, ये भी सही है, ठीक है। बच्चे थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कथन कि बच्चे थोड़ा थोड़ा। और डी है बच्चे गंभीर माहौल में ज़्यादा सीखते हैं, ये बिल्कुल गलत है कि गंभीर माहौल में कोई सीखेगा, ये बिल्कुल कथन गलत है, ठीक है। सामान्य माहौल में, सामान्य ज़िंदगी में बच्चा सब चीज़ सीख रहा होता है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि गंभीर माहौल होगा तभी सीखेगा। तो राइट आंसर डी होगा, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। 82 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन शामिल नहीं है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पृथक पाठ्यपुस्तक नहीं है, ठीक है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में से उपयुक्त विकल्प चुनें, ठीक। दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है। देखिए यहाँ पर जो है आपको अलग अलग नहीं है, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन की पृथक पाठ्यपुस्तक नहीं है, ठीक है। शामिल नहीं है सो बात नहीं है, पृथक पाठ्यपुस्तक नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है। पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा, पर्यावरण नीतियों की शिक्षा, ठीक है। देखिए बच्चा जो कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में सबसे उपयुक्त क्या है, तो पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सबसे उपयुक्त कथन होगा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला नंबर है, इसकी शिक्षा के लिए मस्तिष्क, हृदय और हाथ तीनों की जरूरी है। अगर किसी भी चीज़ की शिक्षा लेनी है, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का, इंजीनियरिंग का, किसी भी चीज़ का, तो शिक्षा के लिए मस्तिष्क, हृदय और हाथ तीनों जरूरी होता है। नहीं रहेगा तो आप शिक्षा नहीं ले पाइएगा, तो ये कथन सही है। आप कौन नहीं है सो पूछा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अधिगम विधियों को बहुत ही निर्धारित रखना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अधिगम विधि को निर्धारित हम क्यों करेंगे, अधिगम बच्चा जितना से जितना कर सकेगा वो, तो ये देखिए गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें ज्ञान को पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन का जब पढ़ाई चल रहा है तो पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको बाहरी ज्ञान से भी जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। इससे कोई विषय वस्तु अंतःशास्त्रीय प्रकृति के हैं, तो अंतःशास्त्रीय प्रकृति के हैं, तो इसमें पूछा था कौन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है कि इसमें अधिगम विधियों को निर्धारित करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है 85 नंबर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में शामिल है। प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है उसमें क्या शामिल है, प्राकृतिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने से ये सभी की जानकारी होती है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा। 86 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। जब शिक्षण चल रहा हो उस दौरान क्या नहीं किया जाना चाहिए। पहला है, बच्चों को शिक्षक द्वारा ही पर्यावरण से संबंधित हर बिंदु को समझाया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है कि हर बिंदु को बच्चों को शिक्षक के द्वारा ही समझाया जाए, ये बिल्कुल नहीं है। बच्चे पर्यावरण में खुद भी अपने सीखते हैं। बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दे के प्रति सजग बनाना चाहिए, ये तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य काम है। बच्चों को परिवेशी ज्ञान की समझ शिक्षक को अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अपने आसपास पड़ोस में विभिन्न प्रकार के खाना, विभिन्न प्रकार के जानवर, इसकी तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, इसकी तो जानकारी शिक्षक होनी चाहिए, उपयोग सभी, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में क्या नहीं किया जाना चाहिए, तो बच्चों को शिक्षक द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन संबंधी हर बिंदु को समझाया जाना, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अगला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम विधियों में क्या क्या शामिल होता है। प्रयोग, क्षेत्र भ्रमण, प्रोजेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उपयुक्त में से कौन होगा, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 2 सही है,
केवल 2 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण चल रही है अधिगम विधि, उसमें प्रयोग भी जरूरी है, क्षेत्र भ्रमण भी जरूरी है, प्रोजेक्ट भी जरूरी है, यानी तीनों जरूरी चीज़ें इसमें से है। तो शामिल कौन होगा? डी, 1, 2 और 3 तीनों शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बच्चों को किस तरह का आकलन किया जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के जब पाठ चल रहा हो तो उसमें बच्चों को किस तरह से आकलित आप करेंगे? स्वयं आकलन, मैंने उसको बुला करके उसको देख करके कार्य को आकलन करेंगे। व्यक्तिगत आकलन, पर्सनली बुला करके उसको देख करके करेंगे। सहपाठियों द्वारा आकलन, जब वो कक्षा में या पर्यावरण अध्ययन की जब भी बाहर आप घूम रहे हैं तो वहाँ पर वो किस तरह से व्यवहार करता है उसके दृष्टि से आकलन करेंगे। तो देखिए, इसमें पर्यावरण अध्ययन का जो संदर्भ में बच्चों का अगर आकलन है, स्व आकलन भी किया जा सकता है, व्यक्तिगत आकलन भी, सहपाठियों द्वारा आकलन, इस सभी चीज़ में आप कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किस क्षमता का विकास किया जाता है? पर्यावरण अध्ययन के बच्चों में निम्नलिखित में किस क्षमता का विकास किया जाता है? अवलोकन का, विश्लेषण का, तुलना का, परीक्षा का। ये तो पर्यावरण अध्ययन द्वारा बच्चों में सभी का, अवलोकन का भी किया जाता है, विश्लेषण का भी किया जाता है, तुलना का भी किया जाता है, परीक्षा का भी, सभी का क्षमता का विकास होता है पर्यावरण अध्ययन के क्लास में। यानी राइट आंसर इसका डी होगा, 1, 2, 3 और 4 सभी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 क का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क में यहाँ पर जो है आपको पर्यावरण अध्ययन के लिए कुछ जोड़ा गया है। उसमें कि क का, तो उसका विषय कौन सा है इसमें? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन जीवों की रक्षा करना, कृषि और पशुपालन का संगठन, राष्ट्रीय महत्व के संस्करण संस्थान और वस्तुओं का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का मूल्य कर्तव्य, क्या इसमें शामिल है? तो देखिए, अनुच्छेद जो 48 क है, अनुच्छेद जो 48 क है, इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवर्धन, वन जीवों की रक्षा, वनों का संरक्षण किया जाना शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 61 से 90 तक आपके जो 30 प्रश्न हुए वो ईवीएस के थे। उसका नीचे देखिए आपको आंसर शीट दे दिया गया है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट लगे तो इसे देख लीजिएगा, उसको कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आगे सुधार किया जा सके। जिस तरह का यहाँ पर एग्जाम में था उसके आधार पर हमने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। तो आप सभी डेली यहाँ पर क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट और साथ में पूरे ईवीएस का नोट्स जरूर पढ़ने के लिए जुड़िएगा। सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में ईवीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार अवश्य ले लीजिएगा। धन्यवाद।